नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शकों से कह दूं, दरअसल इस वक्त जहां पे मैं रहता हूं वहां जबरदस्त बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बीच में आप अगर कहीं से नेटवर्क टूट रहा हो तो आप धैर्य ना खोएं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त देश के अंदर भयानक कोहराम है। कोविड और कोरोना को लेकर संकट है। शहरों से बढ़कर अब ये गांव की तरफ बढ़ रहा है और जो स्थिति इस वक्त गांव की है उसके बारे में कुछ भी बयां करना इस वक्त कम होगा। नदियों के किनारे लाशें मिल रही हैं और सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में मिल रही हैं। जानकारियां ये भी मिल रही कि नदियों के किनारे जो रेत है उनमें लाशों को गाड़ा जा रहा है। कब्रिस्तान और शमशान में जगह नहीं मिल रही है। शहरों के अंदर तो फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि कोरोना की महामारी का जो संकट है थोड़ा सा कम हुआ, बहुत थोड़ा सा कम हुआ है, ज्यादा कम नहीं हुआ है। जो ऑक्सीजन का संकट था वो भी थोड़ा कम हुआ है, जो बेड का संकट था वो भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मरने वालों की संख्या जो है वो रिकॉर्ड बना रही है प्रतिदिन। कम से कम पिछले 3 दिनों के जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही कहानी कहते हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, सवाल इस बात का खड़ा होता है कि अगर कोई सरकार जो लोगों की सेवा करने में या लोगों को प्रशासन देने में नाकाम दिखाई पड़ रही हो तो क्या उसकी लोकप्रियता में इजाफा होगा या बढ़ोतरी होगी? जिसको देश ने चुना, क्या उनकी लोकप्रियता में कुछ कमी दिखाई पड़ रही, नहीं दिखाई पड़ रही है? क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों का आक्रोश दिखाई पड़ता, लोगों का गुस्सा दिखाई पड़ता, लोगों की तकलीफें नजर आती हैं और लोग जब सरकार की तरफ देखते हैं और सरकार उनकी मदद करने के लिए की स्थिति में नहीं होती है, अपनी अकर्मण्यता की वजह से, अपनी नाकामी की वजह से और अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से, तो यही सवाल लोग पूछते हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है पिछले कम से कम 5-6-7 सालों से, उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, कमी नहीं आई है? दरअसल अमेरिका का एक डेटा इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने एक सर्वे किया है और इस सर्वे के मुताबिक उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सर्वे नहीं किया, बल्कि देश के कई बड़े देशों के बड़े नेताओं के बारे में भी सर्वे किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग और उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग का ये लगातार ट्रैक करते रहते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की सर्वे एजेंसी का साफ तौर पे कहना है कि वो प्रतिदिन 11,000 लोगों से बात करते हैं और ये जो पूरा सर्वे होता है ये ऑनलाइन सर्वे होता है, यानी पढ़े लिखे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। लिटरेट जो कम्युनिटी है वो इसमें हिस्सा लेती है। तो इस सर्वे के हिसाब से और जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं उनसे वो बातचीत करते हैं और 7 दिन तक वो लगातार देखते हैं कि डेटा का मूवमेंट क्या है, उसके आधार पर वो एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज के आधार पे वो लोगों की, नेताओं की जो लोकप्रियता है उसका आकलन या ट्रैक लगातार करते रहते हैं। तो इस आकलन के मुताबिक इस वक्त नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अगर हम हिसाब किताब लें तो मई 1, 2020 में उनका जो अप्रूवल रेटिंग था वो अप्रूवल रेटिंग दरअसल 83% था। 1 मई 2020 यानी तकरीबन 1 साल पहले उनकी अप्रूवल रेटिंग 83% थी। उस वक्त कोरोना था देश के अंदर, उस वक्त भी हाहाकार बचा हुआ था। और लेकिन इस साल 13 मई 2021 यानी अब से 4-5 दिन पहले की बात है, इनकी लोकप्रियता में 20% की गिरावट आई है। 63% इनकी अप्रूवल रेटिंग दिखाई पड़ रही है। और अगर हम इसका उल्टा करें यानी डिसअप्रूवल रेटिंग कितनी है, तो डिसअप्रूवल रेटिंग का जो आंकड़ा आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो आंकड़ा यह कहता है कि 1 मई 2020 को यानी 1 साल पहले उनकी अलोकप्रियता यानी डिसअप्रूवल रेटिंग 11% थी, जिसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है और अब 31% दिखाई पड़ रही है 13 मई 2021 के आंकड़ों के हिसाब से। तो ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि दरअसल कोरोना महामारी में जिस तरीके से मिसहैंडल किया, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ, जिस तरीके से लोगों की जानें खतरे में पड़ी हैं और आजादी के बाद का सबसे बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है, उसमें उनकी लोकप्रियता में 20% की कमी आई है। राइडर इस बात को लेकर यह कि जो ये लोकप्रियता का आंकड़ा है, कंसल्ट जो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एजेंसी है इसने किया है ऑनलाइन सर्वे है, ये ऑनलाइन सर्वे है। भारत के संदर्भ में इसमें को वेरिएशन भी दिखाई पड़ सकता है। इस सर्वे का यह भी कहना है कि 1 से 3% का इसमें एरर की पॉसिबिलिटी है, जो लगभग हर सर्वे में माना जाता है। तो क्या इतनी बड़ी महामारी में देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में जो कमी दिखाई पड़ रही है
इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीएसडीएस के पूर्व डायरेक्टर और जिनको मैं देश के सबसे बड़े सफोलॉजिस्ट में से एक मानता हूं, संजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो एक तरीके से नेताओं की लोकप्रियता, मुद्दों पर जनता की पकड़, उस पर वो लगातार ट्रैक करते रहते हैं। और अभी आप इनका सर्वे देखा होगा, जो पिछले 5 विधानसभा राज्यों में जो सर्वे हुए थे, उसका भी विश्लेषण पोस्ट पोल सर्वे आपने अखबारों में देखा होगा, खासतौर हिंदू में, वहां भी आपने देखा। हमारे साथ हरि कुमार जी हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता है भारत में, और हमारे साथ नीरजा चौधरी हैं, जो देश की जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजय जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, बाद में हरि कुमार जी और नीरजा जी के पास जाऊंगा पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। लेकिन जो ये सर्वे दिखा रहा है, जिस तरीके का डिप दिखाई पड़ रहा है 83% से लेकर 63%, इसको आप कितना ऑथेंटिक मानते हैं और कितना आप सही मानते हैं? अशु, तो मुझे लगता है ये वक्त आंकड़े देखने का नहीं है। आंकड़ों का सहारा हम तब लेते हैं जब हमारे सामने कोई हकीकत दिखाई नहीं पड़ती। मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। अगर बाहर मौसम खराब होता है, हमें लगता है कि हमें बाहर जाना है और हम छतरी लेके जाएं या ना जाएं, तो अगर हम इस दुविधा में होते हैं कि छतरी ले या नहीं ले, बारिश होगी या नहीं होगी, तब हम वेदर फोरकास्ट देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बाहर झमाझम बारिश हो रही हो, तब फोरकास्ट पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तब तो हमें छतरी लेके बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये आंकड़े सामने होते या नहीं होते, को भी हम इस बात की को बिल्कुल मानना चाहिए हमें। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जो पिछले साल मई के महीने में थी, उसमें आज इस साल मई के महीने में उसमें निश्चित रूप से गिरावट आई है। और इसकी गिरावट की वजह बिल्कुल साफ है। जो हाहाकार देश में मचा है, शहरों में, ग्रामीण इलाकों में जो हेल्थ क्राइसिस है, इस तरह की स्थिति होने के बाद हमें मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता गिरी है। आंकड़े सिर्फ उसी बात की पुष्टि करते हैं, उसी बात को नंबर्स में हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि लगभग 20% का गिरावट आया है प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी में। तो आंकड़े तो विश्वसनीय हैं, क्योंकि हकीकत हमें घर के बाहर जैसे ही आप नजर डालते हैं, यही हकीकत हमें बाहर दिखाई पड़ती है। ये 20% की जो डिप है, क्या इसको आप मैसिव डिप मानते हैं? क्योंकि अभी भी उनकी अप्रूवल रेटिंग 63% दिखाई पड़ रही, अभी भी उनकी अप्रूवल रेटिंग 63% है। जो मैं आपको बाकी में आंकड़े दूंगा कि बाकी दुनिया के जो बड़े दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग के संदर्भ में, लेकिन भारत के संदर्भ में भी अगर आप देखें तो 63% की अप्रूवल रेटिंग कोई कमजोर अप्रूवल रेटिंग नहीं है। नहीं, गिरावट जरूर है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं मानते कि इतने अलोकप्रिय हो गए कि बिल्कुल मतलब हाहाकार मच गया। और मैं तो ये कहता हूं कि उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, और इसकी गिरावट की वजह बहुत साफ है, जो हाहाकार मचा है उस वजह से। लेकिन मान लीजिए हाइपोथेटिकली, अगर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर आप देश में लोकसभा चुनाव करा दें, तो क्या इतनी गिरावट आ गई कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी? ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं पड़ती, और आंकड़े भी उसी ओर संकेत कर रहे हैं। अभी भी 60-62% लोकप्रियता एक सम्मानजनक लोकप्रियता है। दूसरे नेताओं के तुलना में भारत में आज जो भी अलग अलग पार्टी के नेता हैं, उनकी तुलना में आज भी प्रधानमंत्री मोदी उनसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनकी अपनी छवि में गिरावट आई है, उनकी अपनी लोकप्रियता में गिरावट आई है। बिल्कुल। हरि कुमार जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं, उसको आप कितना एंडोर्स करते हैं, या आप उनसे थोड़ा डिफर करते हैं? थोड़ा सा मैं डिफर करता हूं। एक तो ये कि ये जो सर्वे का आपने जिक्र किया है, इसका बेस बहुत नैरो है। दिस इज ओनली लिमिटेड टू अर्बन इंडिया, एंड दैट टू अर्बन इंडिया, एजुकेटेड अर्बन इंडिया। आप सोचिए कि एक तो अर्बन और रूरल का आप देख लीजिए कितना 70-30% का हमारे यहाँ रेशो रहता है। उस 30% में भी ये जो है अर्बन, एजुकेटेड, मिडिल क्लास टाइप के लोगों का ऑनलाइन सर्वे वही कर सकते हैं, उस कैटेगरी के लोगों का है। और जो सर्वे की टाइमिंग है, तो वो क्लास जो थी इंडिया की, वो क्लास मोदी साहब से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि शहरों में कोरोना बुरी तरीके से फैल रहा था। ये जो सर्वे का डेटा है, ये मई फर्स्ट वीक में इकट्ठा किया गया है, और मई फर्स्ट वीक में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ था पूरे देश के अर्बन एरियाज में, जहां 12, 13, 14 स्टेट में जहां कोरोना फैला हुआ था। अब ये क्यों हाहाकार मचा हुआ था और क्यों मोदी साहब से नाराजगी थी? अगर आप मोदी साहब का कंटेक्ट देखें, मार्च 2021 तक वो बड़े जोर शोर से पूरा का पूरा उनका तंत्र जो है कि साहब कोरोना पे हमने विजय पा ली, और कोरोना की विजय जो है मोदी साहब के नेतृत्व में पाई गई है, वो नैरेशन उन्होंने बना रखा था। अब जब मार्च में केसेस बढ़ने लगे, तो अप्रैल में थोड़ा सा उन्होंने बोलना बंद किया,
और 5-10 अप्रैल तक आते आते बिल्कुल बोलती बंद हो गई थी जब केसेस बढ़ने लगे थे। 15 अप्रैल आते आते तो ये लोग कहने लगे कि साहब मोदी साहब और अमित शाह साहब हैं कहाँ। और उसके बाद जो देश में हाहाकार मचा है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी, अस्पतालों के बेड के लिए मारामारी, और ये हाहाकार जो है ये आशु जी 15 अप्रैल से लेके और लगभग 7-8 मई तक पूरे देश में चला है। वो जो 20-22 दिन का पीरियड है उसमें ना कहीं उनका कोई स्टेटमेंट दिखाई देता, ना कि उनकी कोई पिक्चर दिखाई देती, ना कि उनकी कोई विजिबिलिटी दिखाई देती है। तो मध्यम वर्ग के लोगों में, शहरों के जो पढ़े लिखे लोग जो कि उस पेंडेमिक के विक्टिम हो रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों में, क्योंकि लोगों के अपने जानने वाले मर रहे थे, लोग दुनिया भर की परेशानियां झेल रहे थे, और वो सब हर परिवार, शहरों का हर परिवार उससे अफेक्टेड था, इसलिए वो गुस्सा था। ये चीजें बड़ा मोमेंट्री होती हैं, हम लोग थोड़ा जल्दबाजी करते हैं। अगर हम इन चीजों को के साथ भी इलेक्शन रिजल्ट हो जाए तो कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बड़ा नैरो बेस है और बड़ी मोमेंट्री चीजें होती हैं, और हम तो सभी लोग जानते हैं कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। मुझे नहीं लगता है कि अभी हम इसको थोड़ा रेप्लिकेट, हाँ ये जरूर है कि इसमें कुछ ना कुछ गिरावट उनकी पॉपुलैरिटी में आई है, उनके सपोर्ट बेस में कुछ गिरावट आई है, और ये गिरावट अभी लगातार रहेगी कुछ समय तक। आगे वो कैसा कंडक्ट करते हैं, अभी 3 साल हैं तो देखा जाएगा। बिल्कुल। नीरजा जी, अगर देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आए और इस संकट को वो एंटिसिपेट ना कर पाए, उसके लिए प्रिपरेशन ना कर पाए, और उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगे कि भाई आपकी वजह से संकट हो गया, उसके बावजूद अगर जो हरि जी कह रहे हैं, अगर उनकी बातों पर यकीन किया जाए तो इसका मतलब ये कि लोकप्रियता में कोई ज्यादा कमी नहीं आई है। ये क्या दर्शाता है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो हैरानी है कि 63% अभी भी लोकप्रियता है। मुझे जो आपने आंकड़े बताए, क्योंकि जिस तरह से देश भर में, संजय जी ने एकदम सही शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ। हर परिवार को, या तो आपके परिवार में मौत हुई है या आपके जाने, हम सबको यह अनुभव है कि आए दिन 2-3-4 लोगों के बारे में हमको खबर आती है जिनको हम जानते थे पर्सनली, जो अब नहीं रहे हैं। या तो जाने लोगों में यह हुआ है, या अपने आप भी मौत की, जो जैसे मौत मंडराती है ना, कब स्ट्राइक करेगा। तो इस खौफ में जीती हुई जो आज जनता है, उससे बहुत, जो ये जो सर्वे दिखा रहा है, आप अर्बन सेंटर्स के मिडिल क्लास को दिखा रहा है। गांवों में यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, सारे हार्टलैंड के गांवों में जहां पकड़ है, और जगह भी, वहां क्या स्थिति है आज हमें मालूम ही नहीं है। कुछ छुटपुट निकल के आ रहा है क्योंकि लाशें आ रही हैं, और जो 1, 2, 3, 4 लोग, पत्रकार लोग गए हैं गांवों में, उनसे पता लग रहा है कि आंकड़े 200 नहीं 2000 हैं। इतना फर्क है। ये अलग चीज है। गंगा में लाशें बह रही हैं, गंगा के पानी को क्या होने जा रहा है, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया है। कोविड की लाशें अगर बह रही हैं वहां, तो गंगा के पानी को क्या होगा आगे। कोई साइंटिफिक कम्युनिटी वाले या एक्सपर्ट ने इसके बारे में बात नहीं की। खैर, लेकिन आपका जो सवाल है, अगर गांवों के आंकड़ों को इसको लिया जाए तो कहाँ ये जाके बैठेगा। लेकिन मैं भी फिर भी मानती हूँ, आगे क्या होगा अगले सप्ताहों में, अगले महीनों में, अगले 1-2 साल में, जबकि ये रहेगा, वैक्सीन के चैलेंज को, चुनौती को कैसे हैंडल करने वाले हैं ये। अभी ना तो ट्रांसपेरेंसी है इसके बारे में, ना कोई प्लान सामने आया है, और जो जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, एक हमने शॉट लिया, दूसरे में एक स्लॉट ही नहीं मिलेगा आपको। आप अब कर दीजिए 16 हफ्ते तक, आपने 18 के ऊपर वालों को खोल दिया। एक स्ट्रैटेजी, रणनीति, रोज आए दिन कोई सरकार से ट्रांसपेरेंट आंकड़े दे, ये स्थिति है, ये हम करने जा रहे हैं, इस कंपनी से ये आएगा, इस दिन आएगा, इस महीने आएगा, तो एक कॉन्फिडेंस होता है। आज वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आप सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जो इतनी आसानी से देश के सामने आते थे, आज एकदम मिसिंग है। और मैं तो मानती थी कि प्रधानमंत्री ये सब हुआ तो कहेंगे, हाँ मैं यहाँ हूँ, आप गाली निकालिए, गुस्सा कीजिए, जो भी कीजिए, हमारी गलती है, लेकिन हम उसको सुधारने वाले हैं। और रीच आउट करते ऑपोजिशन को, एक ऑल पार्टी ग्रुप बनाते, एक नेशनल ग्रुप बनाते, और जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, जो इनके टास्क फोर्स है, आई एम सॉरी टू से आशुतोष, बहुत ही इनकॉम्पिटेंट टीम निकली है। अगर इन्होंने आगाही नहीं किया फरवरी जनवरी में कि ये होने वाला है, तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबको देखने की जरूरत है।
और इट्स अ वेकअप कॉल फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स अ वेकअप कॉल हमारे लीडरशिप के लिए। इंटायर लीडरशिप की क्राइसिस है आज हिंदुस्तान में, बहुत ही निराशा है आज देश के लोगों को। बिल्कुल। संजय जी, क्या ये ट्रू रिफ्लेक्शन है क्या? क्योंकि जिस तरफ नीरजा जी ने इशारा किया कि गांव के अंदर अब भयानक स्थिति पैदा हो गई है, हिंदुस्तान पहली बार लाशों को नदियों में बहते हुए देख रहा है, और एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में देख रहा है। कब्रिस्तान और जो शमशान है वहां पे लोगों को जगह नहीं मिल रही है। ये जो तकलीफें हैं, क्या ये जो अप्रूवल रेटिंग है, क्या उसको रिफ्लेक्ट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा? या सिर्फ ये अर्बन ऑनलाइन लिटरेट लोगों का है जो मोदी के बहुत कट्टर समर्थक हैं? मिडिल क्लास, हिंदुस्तान का मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, ये मोदी का बहुत कट्टर समर्थक है, और इसमें बहुत ज्यादा संख्या उन लोगों की भी है जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के कट्टर अलंबरदार माने जाते हैं। उनको ये बात चुभ भी रही होगी कि हमारी नेता से गलती हुई, लेकिन उनका जो कमिटमेंट है कि नहीं, कुछ भी हो हमारा नेता है, हम उसके साथ खड़े हैं। आशुतोष जी, मैं हरि कुमार जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और ये बात जरूर है कि आपने भी इस बात का जिक्र किया, ये सारे आंकड़े शहरी मतदाताओं के, और शहरी मतदाताओं में भी ज्यादातर मिडिल क्लास हैं जिन लोगों ने ये ऑनलाइन सर्वे में अपने ओपिनियंस भरे होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि गांव की स्थिति जो हम लोगों तक बिल्कुल स्पष्ट सामने नहीं आ रही है, उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। किसी एक आम सर्वे में, कोई अगर आम सर्वे, आप एक साधारण सर्वे कीजिए, तो अमूमन तौर पर ग्रामीण शहरी मतदाताओं के ओपिनियंस कई बार अलग होते हैं, उनकी पसंद नापसंद अलग होती है, कुछ मुद्दों पर नहीं भी होती है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से स्थिति गांव में बिगड़ती जा रही है, लोग रोज खबरें आ रही हैं कि गांव में कितने लोगों की मौतें हो रही हैं, तो अगर ग्रामीण इलाकों से भी अगर डेटा इकट्ठा किया जाए इस मुद्दे पर, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी अगले आने वाले महीने, 1.5 महीने तक अगर आप डेटा इकट्ठा करें, इसमें ग्रामीण मतदाताओं का भी ओपिनियन शामिल कर लें, तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई हमें दिखने लगेगी अगर हमने इस आंकड़े को नेशनल रिप्रेजेंटेटिव आंकड़ा बना दिया और इसमें ग्रामीण मतदाताओं के भी व्यू शामिल कर दिए। तो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी में गिरावट हुई है, चाहे इसमें ग्रामीण आंकड़ों को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, और आने वाले समय में अभी हमें कुछ और गिरावट दिखाई पड़ती है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिस बात का जिक्र हरि जी भी कर रहे थे, कि अभी चुनाव 3 साल बाद है, लोकसभा के चुनाव 3 साल बाद हैं, तो क्या इसका असर कितना लोकसभा के चुनाव पर होगा, उसके बारे में शायद अभी हमें टीका टिप्पणी करने से थोड़ा बचना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी चुनाव के बारे में चर्चा करना भी हमारे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि चुनाव एक बिल्कुल अलग तरीके का फिनोमिनन होता है और वो बहुत, उसमें लंबा वक्त भी है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो चीज, चाहे आप डीमोनेटाइजेशन हो जाता है इस देश के अंदर, 100 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े होकर मर जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में जो आपका मार्जिनल एंटरप्रेन्योर है उसकी कमर टूट जाती है, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती है, 45 साल के सबसे खराब बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं, और अब जो पिछले 1 साल से स्थिति बनी, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में उतनी कमी नहीं आती। तो इसको क्या कहेंगे हरि कुमार जी? क्या अगर कोई दूसरा नेता होता तो भी क्या उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आती, या इस तरीके की अभी लोकप्रियता बनी रहती? क्योंकि मैं जो आंकड़े आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वो आंकड़े मैं हमारे अपने जो अरीब है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन आंकड़ों को इस वक्त फोकस में डालें। मैं दुनिया के 5 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आंकड़े दे रहा हूं, इस वक्त उनकी अप्रूवल रेटिंग पिछले 1 साल में कैसी रही है। जो बाइडन, हालांकि जो बाइडन अभी आए हैं, लेकिन फिर भी उनकी अप्रूवल रेटिंग 54% है। जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो 39% है। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जॉनसन 47%, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 34%, जर्मनी की चांसलर मर्कल 49%। यानी बाइडन को छोड़ के किसी की भी अप्रूवल रेटिंग जो है वो 50% के ऊपर नहीं है। और अगर हम थोड़ी सी और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि इनमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग और डिसअप्रूवल रेटिंग पिछले 5-6 महीनों में ऊपर से नीचे जिगजैग हुई है। यानी किसी का अप्रूवल रेटिंग 50% चली गई तो किसी की डिसअप्रूवल रेटिंग 50% चली गई है। लेकिन मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है और डिसअप्रूवल रेटिंग है, उनमें कंसिस्टेंटली एक दिखाई पड़ता है कि थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है डिसअप्रूवल रेटिंग, और अप्रूवल रेटिंग थोड़ा सा नीचे जाता दिखाई पड़ता, उसमें जिगजैग दिखाई नहीं पड़ता।
तो ये क्या फिनोमिनन है हरिकुमार जी? आपने तो इतने प्रधानमंत्रियों को कवर किया है, इतने पॉलिटिकल पार्टीज आपने देखी, चुनाव देखा है, कि इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी लोग नरेंद्र मोदी को इस आपदा के लिए, मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार मानने को तैयार क्यों नहीं है, जिस संख्या में होने चाहिए? ये तो हम नहीं कह सकते कि लोग उनको जिम्मेदार नहीं मान रहे। बाकी जो दूसरे कंट्रीज का आपने एग्जांपल दिया है, वो इंडिया के मुकाबले वो सोसाइटीज जो हैं वो कहीं ज्यादा होमोजेनस सोसाइटीज हैं। हमारी सोसाइटी जो है वो इतनी होमोजेनस नहीं जितना कि अमेरिका और जर्मनी, उन सब कंट्रीज में मोटा मोटा आशु जी 90% लोग मिडिल क्लास को हैं। तो वो लोग एक लाइफस्टाइल यूज करते हैं, एक थॉट प्रोसेस है उनका, एक कंफर्ट जोन है और एक एजुकेशन उनका लेवल सबका रहता है। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है, हम तो बहुत ही हिट्रोजिनस सोसाइटी है। अगर इन्होंने अर्बन इंडिया में भी ये सर्वे किया है तो इसको आप बहुत रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सर्वे पढ़े लिखे लोगों का और उन लोगों का किया है कि जो ऑनलाइन है, इसमें तो अर्बन पुअर भी शामिल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वाइडर सर्वे किया जाएगा तो ये जो 69 दिखा रहा है ये और नीचे आएगा, ये कहीं ऊपर जाने वाला नहीं है, ये कहीं ज्यादा नीचे आएगा। और इस नीचे आने के कारण है कि मसला सिर्फ कोविड पेंडेमिक का ही नहीं है, मसला हिंदुस्तान की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था का भी है, मसला लोगों के रोजगार का भी है। वो सारी चीजों को आप मिलाते हैं और वाइडर लेवल पर सर्वे किया जाएगा तो ये सर्वे उससे कहीं ज्यादा नीचे होगा जो 69% दिखाई। ये 69% तो उस और सपोर्ट बेस में दिख रहा है, जो कि मतलब अर्बन मिडिल क्लास जो है, जो कि इनकी बिल्कुल एकदम बैकबोन है इनके सपोर्ट की, ये तो उसमें 69% दिखा रहा है। अगर कोविड ना होता तो हो सकता है उसमें आपको 85% दिखाई दे जाता। तो ये इसलिए इस सर्वे को हम किसी भी तरीके से ना तो हम उन कंट्रीज से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज का स्थिति जो अलग है, उनके समाज की स्थिति अलग है। वो लोग बहुत ही होमोजेनस है, हम लोग बहुत हिट्रोजेनस है। दूसरा जो है, ये आप कहें कि सब वोटिंग में अगर देखिए, जब हमारे यहाँ इलेक्शन की वोटिंग होती है तो कितना 35-40% ही तो वोट मिलता है ना जो जीत के आता है, कभी उसको इससे ज्यादा तो मिलता नहीं है। तो अगर पूरे कंट्री में तो ये 69% तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब जहां तक इस बात का सवाल है कि उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है, देखिए ये जो धर्म का घोटा लगाया जाता है किसी भी समाज में आशु जी, थोड़ा लंबा चलता है, थोड़ा सा टिकाऊ रहता है, वो इतनी जल्दी से इतनी आसानी से छिन्न भिन्न होता दिखाई नहीं दे रहा। और आजकल जो उनका सोशल सपोर्ट बेस है, वो जो धर्म से संबंधित चीजें, हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन है, राम मंदिर, कश्मीर, ये वो सारी चीजें, ये सब का जो एक घोटा और कॉकटेल बना के लोगों को दिया हुआ, ये उस सपोर्ट उस कॉकटेल का नतीजा है। और ये सपोर्ट बेस मुझे भी आसानी से घटता नजर नहीं आता, ये अभी थोड़े समय तक चलेगा। अब और भी ये डिपेंड करता है कि भाई अपोजिशन की क्या लीडरशिप निमर जो के आती है। अभी जो हमारी अपोजिशन की लीडरशिप जूझती लड़ती दिखाई नहीं दे रही, उतनी कैरिस्मेटिक नहीं है, उनका आर्टिकुलेशन बहुत पुअर है, वो इतने संसाधन उनके पास दिखाई नहीं देते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी आगे 3 साल में कैसे प्ले करेंगे, कैसे होगा, तक पता चलेगा चीजें। नीरजा जी, क्या ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर एक रिफ्लेक्शन नहीं है क्या, कि इतना बड़ा संकट हो और आजादी के बाद का सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट दिखाई पड़ रहा हो, फिर भी लोग देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं है? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल है, क्या ये इस बात का भी प्रमाण है कि लोग अकेले उनको जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, लीडरशिप को भी जिम्मेदार मानते? तो ये कहते हैं इनको अकेले क्यों जिम्मेदार, सब तो उसी तरीके से है। आपका जो दूसरा सवाल है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्या यूपी के गांवों में जो लोग मर रहे हैं, जिनकी लाशें आ रही हैं, क्या वो योगी आदित्यनाथ को मानते हैं दोषी या नरेंद्र मोदी को, या बिहार में नीतीश कुमार को या नरेंद्र मोदी को? मुझे लगता है स्टेट लीडरशिप को भी दोषी मान रहे हैं लोग, ये सही नहीं है। सेंट्रल में देश के मुखिया होने के नाते नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें थी, तो बहुत निराशा भी है। और जो दिल्ली में हुआ, देश की राजधानी के जो सीन दिखे और पूरी दुनिया ने सीन दिखे, वो उससे बहुत ही डैमेज हुआ है। और मिडिल क्लास जो बिल्कुल भक्त मानी जाती है, अगर आप रैंडमली लोगों से बात करिए जिन्होंने पिछले 2 चुनावों में भाजपा को वोट दिया, नरेंद्र मोदी को वोट दिया पर्सनली सोच के, वो लोग आज नाराज हैं मिडिल क्लास से। 20% उनकी वोट में, उनकी जो क्या कहा जाए, मानते थे, जो विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, उसमें कटौती हुई है। तो एक छोटा आंकड़ा नहीं अगर मिडिल क्लास का भी देखा जाए, लेकिन फिर भी जो 63% कोई छोटी चीज नहीं है। और मुझे लगता है वो एक अभी भी, आज भी एक कॉन्फिडेंस है लोगों का उनमें, जो कि ऑपोजिशन में नहीं है। ना तो ऑपोजिशन इकट्ठा है, ना कोई ऐसा नेता है, ना सही कहा, ना ही उनका आर्टिकुलेशन है, ना ही वैसी मेहनत है। ट्वीट वॉर है,
ट्वीट पे जाके आप कर लीजिए सब कुछ। लेकिन ये जब मैंने कहा कि आज हमारा देश लीडरशिप की क्राइसिस फेस कर रहा है, वो सिर्फ पार्टी इन पावर की लीडरशिप की क्राइसिस ही नहीं है, वो अपोजिशन की लीडरशिप की भी क्राइसिस है। आज हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्यों इतना बदतर है? इट्स शेमफुल। हमें शर्म आनी चाहिए कि इतने सालों के बाद ऐसा है पब्लिक हेल्थ सिस्टम। गांवों में कुछ है ही नहीं जहां लोग जा सके, पैरासिटामोल नहीं मिलेगा आपको आज। तो ये सिर्फ पिछले 7 साल की नहीं कहानी है, पिछले 70 साल की भी कहानी है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट। और आज भी 1.2% ऑफ द जीडीपी अगर पब्लिक हेल्थ पे आप स्पेंड करते हैं और उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो आपने कहा किस तरह की डेमोक्रेसी, क्या मुद्दे हम लोगों के लिए मैटर करते हैं? ये हमारे डेमोक्रेसी का भी फेलियर है और हमारे लीडरशिप का भी फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंसिया का, हम सबका फेलियर है ये। जी की बातों को आगे बढ़ाते हैं। जो बात उन्होंने कही कि हमारी डेमोक्रेसी का भी फेलियर है, इतनी बड़ी क्राइसिस हो जाए और लोग सरकार को जिम्मेदार मानने के लिए तैयार ना हो, तो इसको क्या कहेंगे? क्या इस देश के अंदर अभी भी उस लेवल की कॉन्शियसनेस हो गई है जहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का एक पैरामीटर हो कि नहीं, अकाउंटेबल हैं आप? अगर यह स्थिति दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसी स्थिति होती तो शायद स्थितियां कुछ और हो जाती। क्या हमारे यहां असली मुद्दों पर चुनाव होता है, असली मुद्दों पर लोग बात करते या नहीं बात करते? आप मुझसे पूछ रहे हैं सर? जी आलोक जी, आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं आपकी शुरू की आवाज सुन नहीं पाया था इसलिए। देखिए, जो निर्जा जी कह रही हैं, ये इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे 2-3 बार जब दो बात की, उन्होंने वो बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं कि अभी एक बार आप फिर देखें तो सरकार आंखों पे पट्टी बांधे हुए दिख रही है। जैसे पिछली बार कोरोना हल्का पड़ा तो सरकार ने आंख पे पट्टी बांध दी, उसको इस बात की कोई आशंका नहीं थी कि इस देश में ये बीमारी दोबारा आने वाली है, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। और जैसे ही सेकेंड वेव, जिसको जो इस वक्त चल रही है, जिसको हम सेकेंड वेव करेंगे, आई, तो सारे लोग, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कॉट विद देयर पैंट्स डाउन, कि वो हिलडुल नहीं सकते हैं, ऐसी हालत में थे कि कुछ भी नहीं तैयार था। और इसमें केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें तमाम जिम्मेदार हैं। लेकिन ये जो सर्वेक्षण की बात आप कर रहे हैं, उसमें एक चीज दिखाना चाहता था, अभी आरिफ ने आपको चार्ट दिखाया था, एक बार फिर सामने लाएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये हम लोग क्योंकि शेयर बाजार जब ट्रैक करते हैं तो वहाँ एक एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स होता है, उससे पता चलता है कि बाजार ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो समझिए कि ऊपर वाली लाइन जो है ये एडवांस होने वाली उनकी होती है, जो ग्रीन लाइन है, और रेड लाइन है ये डिक्लाइन वालों की है, यानी जो शेयर ज्यादा गिर रहे हैं उनकी लाइन नीचे है और जो शेयर चढ़ रहे हैं उनकी लाइन ऊपर है। जब ये दोनों लाइनें मिलने लगती हैं, इसका अर्थ होता है कि अब बाजार में तेज गिरावट आने वाली है, यानी अब गिरने वाले शेयर बढ़ रहे हैं, ये उसका इंडिकेटर है। अब आप इस चार्ट को देखिए और देखिए कि अंत में ये लाइन किधर जा रही है, आखिरी समय पे इसमें ये लाइनें किस तेजी से एक दूसरे के नजदीक जा रही हैं। जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, उस वक्त अप्रूवल रेटिंग डिसअप्रूवल रेटिंग से कम हो जाएगी। ये टेक्निकल बात सिर्फ मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न कई बार हुआ। जिस एजेंसी ने ये सर्वे किया, मॉर्निंग कंसल्ट नाम की जो एजेंसी है, मुझे नहीं मालूम है कि वो कितना बड़ा उसका सैंपल साइज होता है, क्या काम करती है। संजय जी ज्यादा वेल प्लेस्ड हैं बताने के लिए कि वो कितनी। आलोक, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की कंपनी है, ये डेटा इंटेलिजेंस कंपनी है। ये 2014 में इसका गठन हुआ था और दुनिया के तमाम देशों के अंदर ऑन डेली बेसिस ये 11,000 ऑनलाइन फोन कॉल्स करते हैं, या 11,000 ऑनलाइन जो है डेटा उनका वो होता है, जो सैंपल साइज होता है, और रोज करते हैं, और हफ्ते भर के अंदर जो है वो उसके आधार पे एवरेज डेटा निकालते हैं। हाँ, तो इन्होंने जो भारत का ट्रैकिंग शुरू की है, नरेंद्र मोदी की, इन्होंने 2019 में शुरू किया, ऐसा मैंने खबरों में पढ़ा कि पिछले 7 साल की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इन्होंने 19 में शुरू की है। उधर आप सी वोटर का आंकड़ा देखिए, आज ही रॉयटर्स ने अभी इशू किया है। सी वोटर भी एक ऐसा डेली ट्रैकर करता है। सी वोटर पर जो प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी की रेटिंग है वो आ रही है सिर्फ 37% रिस्पोंडेंट उनके आज की तारीख में कह रहे हैं
कि वो वेरी मच सेटिस्फाइड यानी बहुत संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नेंस से, यानी सरकार चलाने से। और ये जो 2020 में उनका रेटिंग था उस पर वो थी 65%, तो 65% से 35% आ चुकी है सी वोटर के डेली ट्रैकर में, ये ध्यान दीजिए। और इसके साथ वो सवाल अपनी जगह बना हुआ है जो हरि कुमार जी ने उठाया था, कि मैं तो पहले आश्चर्यचकित हूँ जो नीरजा जी ने कहा, आज की तारीख में भी अगर जितने भी बड़े सैंपल को आप ले लेते हैं उसमें से 63% लोग अगर कह देते हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, तो मुझे तो उनकी अकल पे तरस आ रहा है। और जो संजय जी ने आपसे कहा, जो इस विषय के सबसे अच्छे जानकार हम लोगों के बीच में हैं, कि जब आस पड़ोस सारे सबूत बिखरे पड़े हैं, ऐसे में किसी सर्वे की आवश्यकता क्यों है? आपको अपने आसपास दिखता नहीं है? 10 आदमियों से बात कर लीजिए, पता चल जाएगा कि मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग क्या है। क्या लोग मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं या योगी जी को मानते हैं? जिसके घर में कोई आदमी ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प के मर गया है, वो इस वक्त किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानता है। वो इस वक्त गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक एक एक को जिम्मेदार मानता है। और ये सब एक साथ जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल जो कह रहा हूँ, रेटिंग का जहां तक सवाल है, ये रेटिंग सबकी एक साथ गिरेगी। ऐसा अब ये कहानी खत्म हो गई कि मोदी जी बच जाएंगे क्योंकि योगी जी पर गुस्सा निकल जाएगा, ये हो नहीं सकता है। अब जब डबल इंजन की सरकार थी, वो डबल इंजन से अगर फायदा उठाएगी तो डबल इंजन का नुकसान भी उसको होगा। अब ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि अब डबल इंजन नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला परिषद वाला और नगर महापालिका वाला, उसके नीचे पार्षद, सब मेयर, सब तो एक ही पार्टी के हैं, तो 5-5 इंजन एक ही पार्टी के चल रहे हैं। ये नुकसान इन सबको होना है। और ये क्योंकि शहर का सर्वे है, इसलिए आपको ये वास्तव में सच नहीं दिखा रहा है। आज की तारीख का सर्वे अगर होगा और जिस तरह ये बीमारी फैल रही है, जिस तरह इसका दुख लोगों के मन में और उनके परिवारों में जा रहा है, तो वो सर्वे इससे बहुत भयानक है। ये कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन ये बात सच है। जो 63% लोग इसमें दिख रहे हैं, 63% नहीं होंगे। कुछ लोग हैं जो आज भी आंख बंद करके और पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं किसी तरह साबित करने में कि नहीं, इसमें सब कुछ हो रहा है लेकिन इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी तो बहुत अच्छा। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी आलोक जोशी जो सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक हैं, उन्होंने जो जानकारी दी उसको मैं एक बार फिर से आपको रीइंफोर्स करता हूं कि दरअसल सी वोटर जो एक तरीके से एजेंसी है, जो आप ओपिनियन पोल करती रहती है, एग्जिट पोल करती रहती है, आप लगातार उनको देखते रहते हैं। हमारे मित्र यशवंत देशमुख उसके एग्जीक्यूटिव हैं, उसके संपादक हैं। उनके हिसाब से 37% लोगों का मानना है कि वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। और सी वोटर का ये दावा है कि 2020 में ये आंकड़ा 65% था। यानी जो गिरावट है वो 2020 में 65% लोग कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, आज सिर्फ 37% कह रहे हैं। और रॉयटर ने यशवंत देशमुख को कोट किया है और उसमें उन्होंने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर इज फेसिंग द बिगेस्ट पॉलिटिकल चैलेंज ऑफ हिज करियर। यानी प्रधानमंत्री अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती का इस वक्त सामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो संजय जी, ये जो 37%, 65 से 37% का आंकड़ा दिख रहा है, हालांकि इसमें वेरी मच सेटिस्फाइड शब्द भी, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि वो डिसअप्रूवल रेटिंग के संदर्भ में बात करें या अप्रूवल रेटिंग का मतलब वेरी मच सेटिस्फाइड है। ये जो मॉर्निंग कंसल्ट का डेटा है और जो सी वोटर का डेटा है, इसमें आप कुछ सामने देखते हैं या आपको लगता है कि सी वोटर का डेटा ज्यादा ऑथेंटिक नजर हो सकता है? देखिए, जब तक दोनों डेटा हमें देखने को नहीं मिलेगा तो ये तो कह नहीं सकते कि कौन सा डेटा ज्यादा ऑथेंटिक है और कौन सा डेटा कम ऑथेंटिक है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है आशुतोष, दोनों डेटा एक ही ओर संकेत कर रहे हैं, दे रहे हैं। और संकेत क्या है? संकेत बहुत साफ है। संकेत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही है। यशवंत देशमुख का जो सी वोटर का डेटा ये भी यही बता रहा है कि पिछले साल इस महीने, मई के महीने में 65% ऐसे लोग थे जो प्रधानमंत्री के कामकाज से बहुत खुश थे। अब वैसे लोगों की तादाद आधी हो गई है सी वोटर के सर्वे में। और 20%, 21% का गिरावट ये मॉर्निंग जो कंसल्टेंट है उसके भी डेटा में यही दिखाई पड़ रहा है। तो संकेत तो एक ही तरफ है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग तरह के डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो संकेत बहुत साफ है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब बिल्कुल आप अगर खिड़की के बाहर झांक कर देखें और जब देखें कि झमाझम बारिश हो रही है, तो ऐसे में
बार बार मैं कह रहा हूं कि वेदर फोरकास्ट देख करके समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बारिश होने वाला है नहीं होने वाला है। बिल्कुल आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं और आंकड़े बिल्कुल हकीकत बयां कर रहे हैं। आंकड़े हकीकत बयां। एक चीज मैं संजय जी मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा अपना अनुभव पिछले 22, 23, 24 सालों का है वो ये कहता है कि जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है उनको एडेड एडवांटेज अप्रूवल रेटिंग का होता है। और मुझे याद पड़ता है कि जब आई.के. गुजराल थे तब भी उनकी अप्रूवल रेटिंग का हिसाब किताब करीब 40-50% के आसपास हुआ करता था। तो करिस्मेटिक लीडर माने जाते हैं। क्या ये इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर को या इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को ये एडवांटेज होता है क्या सर्वे में? बिल्कुल। देखिए, सर्वे में सवाल किस तरह से पूछे गया उस पर डिपेंड करता है। ये सवाल सिर्फ इसी पूछा गया नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द कि प्रधानमंत्री मोदी के काम काज से आप कितने खुश हैं। लेकिन अगर आप इस सवाल को दूसरे तरह से पूछते, आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर या इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को फायदा होता है, क्योंकि उनका नाम लोगों की जुबान पर होता है और दूसरे लोगों का नाम उनके ध्यान में नहीं आता। तो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर या इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर को, इनकम्बेंट जिस भी पद पर होता है उसको इस बात का फायदा तो जरूर होता है। बिल्कुल। हरिकुमार जी, ये जो 37% वाली बात है, ये क्या कुछ इंडिकेट कर रहा है कि अब असंतोष बढ़ रहा है? ये तो कह सकते हैं असंतोष बढ़ रहा है, बट क्या ये वोटिंग बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? जैसे भी हाल के दिनों में आपने पंचायत चुनाव के नतीजे देखे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दरअसल पंचायत चुनाव में के नतीजे इस बात का रिफ्लेक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में कम होती जा रही है। क्या ये कह सकते हैं? ये कहना पता नहीं, थोड़ा सा आशु जी मुश्किल सा दिखाई देता है और थोड़ा सा हमारे अंदर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है। कंफ्यूजन क्यों है कि कोरोना कोई अभी 15 दिन पहले तो आया नहीं, कोरोना तो पिछले साल से है इस देश में है। और बहुत जगह बहुत डेथें हुई हैं, अभी ज्यादा हो रही हैं, पहले कम हुई थी। पिछली बार भी दिल्ली में 8,500 केस मैक्सिमम आते थे, इस बार 28,000 आए और महाराष्ट्र कई जगहों पे बड़े खराब हालत रहे हैं। और उस कोरोना के बाद भी आप बिहार में देखिए, बिहार का चुनाव बीजेपी जीती, बीजेपी के अच्छे नंबर आए। उसके बाद अभी जो ये 5 स्टेट के आए हैं, ये तो अभी हमारे सामने लेटेस्ट है। सारे के सारे इलेक्शन जो थे वो मार्च अप्रैल में हुए, उनके रिजल्ट हमारे सामने आए। बीजेपी ने पुडुचेरी जो है वो कांग्रेस से छीना, आसाम को रिटेन किया और बड़े मजे से उन्होंने वेस्ट बंगाल में भी कुछ भी आप कहने लगे, लेकिन 3 से 70 पे आ गए हैं वो, है ना। तो कोई ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं बीजेपी के लिए, जो कि अभी बिल्कुल 4 दिन पहले के हैं, ये कोई ऐसा नहीं बताते कि साहब उनकी पॉपुलैरिटी कहीं कम हो रही है। इनफैक्ट यही बताया जा रहा है कि साहब उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ती नजर आ रही है। हाँ, अभी का जो माहौल है उसमें जरूर ये लग रहा है कि लोगों में गुस्सा है, लेकिन ये अब चाहे उसका आप जो भी कह लीजिए, चाहे उनका व्यक्तिगत करिश्मा है, चाहे धर्म का घोटा है, चाहे उनके रिसोर्सेज हैं, जो भी कारण हो, जो भी हो, इलेक्शन में तो इलेक्शन में जीत जो है वो अल्टीमेट मायने रखती है। तो इलेक्शन तो वो जीतते आ रहे हैं और जीत रहे हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आगे भी इकोनॉमिक हालात जो है वो खराब आपके होते जा रहे हैं और इकोनॉमी सुधरती नहीं दिखाई दे रही है। कम से कम 1 साल तो कोरोना के बीच चलेगा ही चलेगा। उसके 2 साल में आप इकोनॉमी में क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये कहने की बात होगी, देखने की बात होगी। तो ऐसा लगता तो है कि भी आपका ग्राफ नीचे जाएगा, लेकिन कितना जाएगा कितना नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नीरजा जी, मेरे मन में एक सवाल है और ये सवाल इसलिए क्योंकि आप हम लोगों में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं। क्या कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो भी उसकी अप्रूवल रेटिंग ऐसी होती कि अगर मनमोहन सिंह होते मान लीजिए तो भी होती? क्योंकि आज उनके मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपैरेटस जो है वो इसमें लगा हुआ है कि कैसे ये साबित करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे फिर वो उनका सोशल मीडिया का ग्रुप हो, कि मोदी जी इज द बेस्ट। आशुतोष जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मनमोहन सिंह होते, आज तो मनमोहन सिंह को तो घेर लेती जनता। और भी कोई प्रधानमंत्री मान लीजिए होता, नरसिम्हा राव होते तो भी होता ये। वाजपेयी का नहीं कह सकते, लेकिन वाजपेयी को भी नहीं लोग छोड़ते। गुजराल, देवेगौड़ा, उनका तो खैर अलग ही वो है। राजीव गांधी होते तो भी, इंदिरा गांधी होती तो कैसे हैंडल करती, शायद बेहतर हैंडल करती परसेप्शन में। तो परसेप्शन वॉर जीतने के में तो बहुत माहिर हैं और एक कल्ट फिगर बना दी गई है नरेंद्र मोदी की कि स्ट्रॉन्ग लीडर रहेंगे वहां, आपके हिमायती हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन असली निराशा जो है ना आशुतोष, उसी चीज को लेके है कि आज जो दुख है एक्चुअली, आज भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी
आप परसेप्शन को मैनेज करने में ज्यादा लगे हैं और यथार्थ स्थिति को मैनेज करने में कम। कोरोना का संकट सही कहती है सरकार, वंस इन अ सेंचुरी है। हर चीज आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो ये कि हमारा लीडर हमारे साथ खड़ा रहे, हमको सच बताए कि स्थिति क्या है और देश में क्या करने जा रहे हैं आप, हमको कॉन्फिडेंस मिले और पूरी तरह से जो हो सकता है वो करे। अब वो जो हो सकता था उसमें मोहन भागवत ने भी कह दिया नेग्लिजेंस रहा है आरएसएस की चीफ ने, उतना तो आप कबूल कर लीजिए। और जैसा मैंने पहले कहा, मैं तो एक्सपेक्ट करती थी नरेंद्र मोदी आएंगे, देश के सामने कहेंगे हमसे चूक हुई है, देश में बहुत पीड़ा है, जितना आपको मुझे गाली देनी है, दोष देना है, दीजिए, खुल के दीजिए, मैं सब कुछ लूंगा। लेकिन ये हम करने जा रहे हैं और रोज एवरी डे देश को कॉन्फिडेंस मिले, यथार्थ स्थिति, ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, ऑक्सीजन पूरी है, अस्पताल में बेड्स की कमी नहीं है, कौन मानेगा ये? आप जो आप ये कहें, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा ना आपके ऊपर। बिल्कुल। नीरजा जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं। अगर ये हाइपोथेटिकल सवाल है और मुझे लगता है कि इतिहास में हाइपोथेटिकल सवालों का ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन एक डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोदी की जगह अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर होते, मोदी की जगह अगर नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर होते, मोदी की जगह मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते, तो भी क्या इतनी बुरी स्थिति होती? क्योंकि मेरा अपना मानना, मैंने ये सवाल क्यों किया, मेरा अपना मानना ये है कि ये मैन मेड क्राइसिस ज्यादा है। ये 4 लाख की जगह 1.5 लाख होते, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता था, इतनी त्रासद स्थिति नहीं हो सकती थी। तो अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो भी क्या हालात इतने बुरे होते? हो सकता नहीं होते। उसका कारण ये है कि अगर आप पावर को 1, 2, 3 हाथों में कंसंट्रेट कर देंगे, डिसीजन मेकिंग को 2, 3 हाथों में कंसंट्रेट कर देंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा, वो डेलीगेशन एम्पावर्ड कि आपको छूट दी है, आप कमिटी है, आप निर्णय लीजिए, आपको पूरी छूट है। हर बार आपको नेता को ही कंसल्ट करना है, मिनिस्टर्स डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सारा पीएमओ में केंद्रित होगा, तो फिर वो सिस्टम ही बहुत कमजोर, ऐसी स्थिति में वो सिस्टम कमजोर हो जाता है, वो आपके इंस्टीट्यूशंस काम ही नहीं करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना। अगर आपका ध्यान कहीं और है, जैसा कि माना जाता है बंगाल में बहुत ध्यान दिया अमित शाह एक एस ऑर्गेनाइजर है, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। अगर आज अमित शाह के हाथ में आज दे दीजिए किस तरह से कोरोना से जूझना है, आप ऑर्गेनाइज करिए, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? दुनिया भर की सबसे बड़ी पार्टी बना के रख दी है, तो इसी से भी तो जूझ सकते हैं ना। पर ध्यान कहीं और था उनका, ये सही है, सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सिस्टम बन गया है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, उसकी वजह से मुझे लगता है ऐसी स्थिति में कमजोरी आती है। मनमोहन सिंह जैसे में जहाँ की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थी, सिस्टम ज्यादा काम कर रहे थे, वहां भी मुझे नहीं पता, इतनी सेकंड टर्म में तो बिल्कुल सिस्टम्स काम ही नहीं कर रहे थे मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टरशिप में, तो वहां भी ऐसा हो सकता। वाजपेयी जी के तो हैंड्स ऑन थे ही नहीं, वाजपेयी जी, वो तो ब्रजेश मिश्रा डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर थे, सब कुछ देखते थे। तो बड़ा हाइपोथेटिकल है, कहना मुश्किल है, लेकिन जहां कंसंट्रेशन पे पार होगा वहां इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस कमजोर ही होगा, और उस चीज को स्ट्रॉन्ग करना है। हरि कुमार जी। आशु जी, जो मुझे एक चीज समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा, कि जो सबसे बड़ा डेंट मोदी जी को लग रहा है, वो उनकी इस इमेज ये बन रही है कि भाई ये तो रणछोड़ सिंह है। जब संकट नहीं लग रहा था, जब आपको लग रहा था कि आप संकट पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आगे सेनापति की तरह आगे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। और जैसे ही कोरोना के केस बढ़ने लगे तो आप मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए और 20 दिन तक आप नजर नहीं आए। तो अब उसमें जो इमेज और एक पर्सोना और एक परसेप्शन जो बना रखा है 56 इंच की छाती, अब उल्टा परसेप्शन बन रहा है कि आपकी 56 इंच की छाती नहीं है, आप तो जहां संकट आता है छोड़ के भाग खड़े हो जाते हैं। ये जो एक उनकी इमेज को डेंट लगा है, ये इस बार ज्यादा परमानेंट लगता दिखाई पड़ रहा है कोरोना में। ये हल्का सा लगा था तब भी जब गलवान हुआ था, गलवान में जब हमारे सैनिक मारे गए थे, उसके बाद से 7-8 दिन तक ये कुछ नहीं बोले थे। 7वें 8वें दिन का स्टेटमेंट आया, तभी भी ये लगा था, लेकिन फिर भी उसको किसी तरीके से मैनेज कर गए थे। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मिसिंग। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे आप ही के प्रोग्राम में, वो मैगजीन ने पूरा का पूरा मिसिंग का पेज खाली छोड़ के अपना टाइटल बना दिया।
ये जो इमेज है, इसको अगर ये नहीं सुलझा पाएंगे तो ये इनको एक लंबा डैमेज होगा। बिल्कुल। संजय जी, आप मैं इसी बात में और जोड़ना चाह रहा था कि क्यों हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि, सेंट्रल केंद्र सरकार की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है, इनमें गिरावट आने की वजह कई वजह हैं, लेकिन एक बात जो डिस्कशन में शायद अभी नहीं आया, जो मुझे लग रहा था कि ये जो हकीकत और दावों में जो इतना बड़ा फासला है, बार बार सरकार दावे कर रही है, और नीरजा जी ने भी इस बात का जिक्र किया, इन दावों के बजाय अगर केंद्र के बड़े मंत्री, और सबसे अच्छा तो होता प्रधानमंत्री स्वयं आकर अगर ये कहते हैं कि शायद कुछ चूक हुई, शायद हम अंदाज लगा नहीं पाए, इतनी बड़ी त्रासदी होने वाली थी, तो अगर अपनी भूल को दबे स्वर में अगर स्वीकार करती सरकार, तो शायद लोगों का गुस्सा इतना नहीं फूटता। लेकिन हर दिन दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं, दवाई की कमी नहीं, हॉस्पिटल की कमी नहीं, लेकिन जब आप हकीकत से जब लोगों का रूबरू होता है, जब वो अस्पताल जाते हैं, अस्पताल नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, दवाइयां नहीं, ये जो फासला लगातार बढ़ता रहा, इस वजह से लोगों का जो है वो बहुत जबरदस्त भंग हुआ है। जबरदस्त। ये हमने कोशिश की, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमेशा अपने नेता और जो देश के नेता प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता का आकलन करना भी लोकतंत्र का एक तकाजा होता है। एक सर्वे था, उस सर्वे के आधार पर हमने जानने की कोशिश की, और अब सीओटर का भी सर्वे है। अगर सीओटर का सर्वे 37% बता रहा है कि वेरी सेटिस्फाइड लोगों की संख्या 37% है, और 65 से घटकर अगर 37% आई है, तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री के लिए चिंता का सबब है। और ये चिंता का सबब इसीलिए दिखाई भी पड़ता है क्योंकि उनकी तरफ से अब अपने आप को डिफेंड करने की और एक शील्ड बनाने की कोशिश भी हो रही है। ये जो सकारात्मकता की बात की जा रही है, पॉजिटिविटी की बात की जा रही है, ये जिस तरीके से टूल किट्स नाम की चीज खड़ी की जा रही है, ये सब इस बात को दर्शाते हैं कि चिंता उधर भी है। और ये चिंता अगर गहरी बैठ गई तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इतने लंबे संकट से कम पिछले 70 सालों में पार्टीशन के बाद पहली बार झेल रहा है। तो ये भारत के लोकतंत्र का भी तकाजा है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको अकाउंटेबल माने और उनकी अकाउंटेबिलिटी का हिसाब ले। क्या वो करेगा? बड़ा सवाल। नमस्कार।